जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला। आज मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर बाबा साहेब के एक और भाषण और उस भाषण के खास बिंदुओं पर चर्चा साझी कर रहे हैं। अस्पृश्यों के हकों पर डाका डालकर राजनीति की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह ठगने के बाद जहां भी संभव हो वहां हर तरह से अस्पृश्यों का मनोबल कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के बड़े प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। मुंबई में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अस्पृश्य छात्रों के सामने कई तरह की मुश्किलें आती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि अस्पृश्य छात्रों को खास रियायतें मिलें। इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर उसके जरिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया जाए। कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट ली गई और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई है। जून में यह कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और वह खुल भी रहा है। यह देखकर सवर्ण हिंदुओं में जलन पैदा हो चुकी है। हिंदू धर्म रूपी पेट के अंदर इस द्वेषरूपी जलन के कारण जो घपले पैदा हो रहे हैं, उसकी आवाज 26 मार्च 1946 के दिन केंद्रीय विधानसभा की बैठक में सुनाई दी। 1932 में पुणे करार का बोझ अस्पृश्यों के गले बांधने से पूर्व गांधी जब आखिरी सांसें ले रहे थे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों के सहारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानो चरण ही पकड़ रखे थे। जिन लोगों के कहे को मानकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी को जीवनदान दिया था, उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मालवीय साहब के सुपुत्र ने कुत्सित बुद्धि से सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में सवाल पूछे और कहा कि इस प्रकार के कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यों की शिक्षा संबंधी सा जरूरतें हिंदू समाज पूरी कर रहा है। पंडित गोविंद मालवीय के सवालों का डॉक्टर बाबा साहेब ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसे हम यहाँ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर चल रही चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिए जाने के लिए पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब तक हुई चर्चा में मेरे विभाग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई, इसका मुझे संतोष है। इसके बावजूद मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। कल फाइनेंस बिल के बारे में बोलते हुए मेरे मित्र पंडित गोविंद मालवीय अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे कॉलेज की योजना के बारे में भी बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कॉलेज की योजना का निरीक्षण शिक्षा विभाग ने किया और फाइनेंस विभाग ने उसे मान्यता दी। इसलिए इन विभागों को ही अगर इस विषय में खुलासा करने दिया होता तो बेहतर होता। मैंने उस योजना को केवल लागू किया था। इसके बावजूद मेरे मित्र गोविंद मालवीय द्वारा उपस्थित किए मुद्दों का जवाब देने की जिम्मेदारी ऊपर निर्दिष्ट विभागों पर न डालकर मैं खुद जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसकी केवल एकमात्र वजह है, और वह है कि इस योजना की समीक्षा करते हुए मेरे मित्र ने उसे राजनीतिक लबादा उठाने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में शुरू में ही मेरे मित्र ने कहा, मुझे इस योजना के बारे में आश्चर्य होता है। मैंने जब उनका पूरा भाषण पढ़ा तब मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में दलीय अंधानुकरण का भूत घुस आया है। इस मामले में मैं अपने मित्र को एक मशहूर कहावत याद दिलाना चाहूंगा कि कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इस कहावत के जरिए जो कहा जा रहा है वह पंडित जी समझ पाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जी राष्ट्रवाद की बातें बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सादे हिंदुओं की बात तो दूर रही, जिनके साथ अपना क्षेत्र गोत्र नहीं मिलता, उन ब्राह्मणों के हाथ का पानी तक न पीने का जिगर न रखने वाले पंडित जी जैसे आदमी राष्ट्रवाद की चरपट पंजरी सभागृह के सदस्यों को और मुझे सुनाते हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। धर्मांधता में सनी पवित्रता को किसी और की छुआछूत न हो, इसका ख्याल रखने वाले को राष्ट्रवाद जातिवाद का हल्ला मचाते हुए किसी और पर जातिवाचकता का, पार्टी का अंधानुकरण करने का, पक्षपात का आरोप करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पंडित जी का गहरा ताल्लुक था या है, इस बात को वे न भूलें। मैं पंडित जी से पूछता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या जातिवाचक संस्था नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभी हिंदुओं के लिए नहीं है। वह केवल हिंदू धर्म की एक विशिष्ट जाति की देखरेख में चलने वाली और खास उन्हीं के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ब्राह्मणेतर लगभग है ही नहीं। इस बात से क्या वे इनकार कर सकेंगे? 1916 में इस विश्वविद्यालय द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में क्या ये पक्के तौर पर तय नहीं किया गया था कि हिंदू धर्मशास्त्र का अध्यापकत्व केवल ब्राह्मणों को ही मिले, किसी अन्य को न मिले, भले उस विषय में उसकी शैक्षिक योग्यता ब्राह्मण अध्यापक से श्रेष्ठ क्यों न हो? बहुत दूर की नहीं, अभी हाल ही में एक कायस्थ लड़की को ब्रह्मज्ञान के पाठ्यक्रम में
इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर उसे अनशन करना पड़ा था, कम से कम इस बात को मेरे मित्र भूले नहीं होंगे। इन सभी उदाहरणों से क्या यही साबित नहीं होता कि यह जातीय अंधानुकरण है, पक्षपात है, धर्मांधता है? पंडित जी के पास इसका कोई जवाब है। अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना को लेकर कल हुई चर्चा की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा ध्यान अपने एक और मित्र श्री अयंगार के वक्तव्य की ओर गया। श्री अयंगार का ध्यान अपने शहर में क्या चल रहा है इस तरफ शायद नहीं गया हुआ दिखाई देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसी महीने की 12 तारीख का मद्रास से निकलने वाला हिंदू अखबार पढ़े। उसमें उन्हें पता चलेगा कि सालेम में उनके जात भाइयों ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें ये तय किया गया कि वास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और उस संस्था द्वारा ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो। ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला जाए, उद्योग चलाए जाएं। और ब्राह्मणों की इस परिषद के अध्यक्ष कौन? सर C.P. रामस्वामी अय्यर जैसी विभूति। इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय बोलता रहता है, लेकिन उसके काम जातीयता, अंधानुकरण से भरे होते हैं। जिस समाज को अपने संकट भरे आत्यंतिक कठिन जीवन के बारे में पहली ही बार एहसास हुआ होता है, वह अस्पृश्य समाज इन संकटों से अपनी मुक्तता करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा पाने हेतु शैक्षिक संस्था स्थापन करने की सोचते हैं। तब जो सदस्य अपने बारे में यह कहते नहीं थकते कि हमने जनता के कल्याण का बीड़ा उठाया है, वही सदस्य पक्षांतता, जात्यांतता मचाई जाने के विरोध में हल्ला बोलकर विरोध दर्ज करते हैं। सभी सदस्यों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूँ कि यह कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, ये कहना पूरी तरह गलत होगा। अन्य सभी कॉलेजों की तरह इस कॉलेज में भी हर किसी को शिक्षा पाने की इजाजत है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, उनमें सभी जातियों को शामिल किया गया है। उनमें हिंदू ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणेतर भी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं। इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जिस समय इस कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के सामने अर्जी रखी गई, उस वक्त बिना किसी आशंका के विश्वविद्यालय ने तुरंत मान्यता दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी। खास तौर पर कहने की विशेष बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना, अध्यापक वर्ग तथा अन्य व्यवस्था विश्वविद्यालय को इतनी पसंद आई है कि मुंबई विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज को आज तक पहले साल में ही सभी कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, वह इस कॉलेज को पहले ही साल में दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी मायने में इस कॉलेज को केवल अस्पृश्यों का कॉलेज नहीं कहा जा सकता। इस कॉलेज में प्रवेश, वजीफे और हॉस्टल में रहने की जगह आदि विशेष सुविधाएं अस्पृश्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं अब बताना चाहता हूँ। मुंबई प्रांत में छात्रों की संख्या में कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस बारे में शायद सदस्यों को जानकारी न हो। सामने बैठे मेरे मित्र गाडगिल को पता है कि पिछले ही साल एक ही साल में मुंबई विश्वविद्यालय को 19 नए कॉलेज खोलने की अनुमति देनी पड़ी। इससे आप जान पाएंगे कि किसी कॉलेज में प्रवेश पाना छात्रों के लिए कितनी मुश्किल बात हो गई है। अस्पृश्य छात्र खासकर इस कठिन स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैट्रिक पास करने के बाद अस्पृश्य छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। यही वजह थी कि अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल की ओर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना पड़ा और मैंने अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल दूर करने वाली संस्था की स्थापना के बारे में बताया। इसलिए कहता हूँ कि जिस सिद्धार्थ कॉलेज की कल्पना और योजना के संदर्भ में आपत्तियां उठाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं। इन चुनावों में कांग्रेस ने सप्रमाण साबित कर दिया कि चुनाव नहीं, ये तो साफ धोखाधड़ी थी। इसके साथ ही आज तक मैं अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जो लड़ाई लड़ते आया हूं, उसे इस चुनाव के कारण भारी बल मिला है। पंडित मालवीय ने एक और बात बताई कि हिंदू लोग अस्पृश्योद्धार की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अस्पृश्यों के नैतिक उद्धार और विकास के लिए वे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसे पल भर के लिए छोड़ भी दें और इस सदन की चारदीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार से अगर तय करें, तब कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि मालवीय के उपनिर्दिष्ट कथन में कोई तत्व नहीं है। ये बात सही है कि इस सदन में मुझे आए कुछ एक दिन ही बीते हैं, लेकिन इस सदन की रिपोर्ट मैं नियम से और ध्यान से पढ़ता रहा हूं। जो भी पढ़ने लायक है वो सब मैं पढ़ चुका हूं। उसमें मैंने पाया कि गांव-गांव में हर रोज अस्पृश्यों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा सदन में एक भी सवाल नहीं उठाया गया है। किसी रिपोर्ट में ये पढ़ने में नहीं आया
ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक सदन पटल पर नहीं रखा गया है जिसमें कहा गया हो कि अस्पृश्यों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वैसे अपवाद स्वरूप 1933 में सामने बैठे कुछ सदस्यों ने अस्पृश्यता हटाने के कुछ प्रयास किए थे। मंदिर प्रवेश के संदर्भ में एक बिल रखा गया था। वॉइसरॉय ने जब उसे मान्यता देने से इनकार किया तब बहुत हल्ला मचा था। इस बिल को पारित नहीं किया गया तो आत्महत्या करने की धमकी भी कई सदस्यों ने दी थी। लेकिन जब बिल को मान्यता दी गई तब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? बिल वापस लिया गया। रंगा अय्यर की हालत देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने ही वह बिल सदन के सामने रखा था। साथियों ने दगा दिया तो वे भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को खूब गालियां सुनाई। आखिरकार बेचारे को मुंह की खानी पड़ी। मुझे याद है कि 2 बार और अस्पृश्यों से संबंधित सवालों का जिक्र हुआ था। पहला, 1916 में माणिक जी दादा भाई ने अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव रखा था। उस वक्त आज की इस चर्चा की शुरुआत करने वाले गोविंद मालवीय के पिता ने ही उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। दूसरा प्रसंग साल 1927 का है। सो लॉर्ड बर्नहेड ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब हम खुद लड़ाई छेड़कर अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को एहसास कराते हैं तब उन्हें हम पर बहुत दया आती है। हम जब अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं, नौकरियों में निश्चित अनुपात में आरक्षण की, शिक्षा के लिए ग्रंट की मांग करते हैं, तभी हिंदुओं को पता चलता है कि हम भी जिंदा हैं, वरना वे हमें मरा हुआ ही मानकर चलते हैं। बाकी समय वे लोग हमें पूछते तक नहीं। हम उनकी गिनती में कहीं नहीं ठहरते। हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक हक देने से इनकार करते हुए वह कहते हैं कि आप तो हिंदू ही हैं। यही बंधुभाव व्यक्त करते हुए अगर अपनी जेब से कुछ जाने वाला हो तो तब हम उनके चाचा के मामा के भतीजे के भांजे बन जाते हैं। कुछ भी वर्च न होने वाला हो, उनका फायदा होने वाला हो, तब हम उनके भाई होते हैं। वाह रे वाह, इनका बंधुत्व। आखिर में बस इतना ही कहता हूं और खास तौर पर जोर देकर कहता हूं कि हिंदुओं की दी हुई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनका दान धर्म हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के वासी हैं। सरकारी खजाने पर जिस प्रकार अन्य जातियों का अधिकार है वैसे ही हमारा भी अधिकार है। हमें गुलामी में रहने पर मजबूर करने वाली, हमारी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली भीख हमें नहीं चाहिए। हम अपने योग्य अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं। हमें वे मिलने ही चाहिए और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर हमारी न्याय की लड़ाई का विरोध किया गया तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरे मित्रों ने एक और बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिलाया था। उन्होंने चर्चा का रुख राजनीति की ओर क्यों मोड़ा यह समझना मुश्किल है। हाल ही में हुए चुनावों के बारे में बोलते हुए मैं बुरी तरह लड़खड़ाया, ऐसा उनका कहना है। यह कहकर उन्हें क्या हासिल हुआ ये तो वे खुद ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगा होगा कि भारत सरकार को मेरे कथन के साथ सहमत नहीं होना चाहिए था। जो हो, कहा यही जा रहा है कि मेरी हालत सूखे पौधे की तरह हुई है। उन विरोधियों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है। मेरा आंदोलन अमर है। चुनाव परिणामों के बारे में बोलते हुए मेरे मित्रों ने कहा कि अस्पृश्यों की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीत ली। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन तरीकों से ये सीटें जीती हैं, क्या उन तरीकों की कांग्रेस ने कभी पड़ताल की है? क्या तरीके अपनाए गए थे यह मैं बताता हूँ और सबूतों के साथ बताता हूँ। कई जगहों पर वास कर सातारा जिले में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सभी सदस्यों को इस बात का पता तो होगा ही कि सातारा जिला वही जगह है जहां पत्री सरकार थी। 361 गांवों के अस्पृश्य मतदाताओं को गांव वाले गांव की कचहरी में लेकर गए। डरा धमकाकर उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं। अस्पृश्य मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने से साफ इनकार किया। उन्हें कचहरी में ही बंद करके रखा गया। उन पर पहरा बिठाया गया ताकि वे वहां से हिले नहीं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। यह तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे अस्पृश्य उम्मीदवारों के साथ मारपीट भी की गई। अभी हाल में आगरा में चुनाव हुए, वहां की बात ही लीजिए। चुनाव के दिन अस्पृश्यों के 50 मकान जलाए गए। अस्पृश्य मतदाता मतदान केंद्र पर वोट देने गए तो पीछे 20 लोगों के घरों को लूटा गया। नागपुर में 7 लोगों के कत्ल हुए और यह सब कांग्रेस के सवर्ण हिंदुओं ने किया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए। ये सीटें कांग्रेस ने जीती या जिस राजनीतिक पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूँ उस शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने जीती। यह केवल चुनाव परिणामों के आधार से तय करना केवल मूर्खता होगी, क्योंकि
समाज में अस्पृश्यों की संख्या 5% है और हिंदुओं की संख्या 95% है। ऐसे हालात में कौन किसका प्रतिनिधि है, यह कैसे तय किया जा सकता है? इसीलिए चुनाव परिणामों की कसौटी प्राथमिक चुनावों के परिणामों से ही तय की जानी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यों के प्राथमिक चुनाव अलग चुनाव क्षेत्र के आधार पर हुए हैं। इन प्राथमिक चुनावों के परिणाम क्या निकले, यहाँ बैठे लोगों को पता चले, इसलिए मैं यहाँ कुछ जगहों के परिणाम बताता हूँ। आप ये बहुत गौर से सुनिए। पंजाब में 3 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए, मुंबई में 3 सीटों के लिए, मध्य प्रांत में 4 जगहों पर, मद्रास में 10 जगहों पर और संयुक्त प्रांत में 2 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। सदस्य एक बात ध्यान में रखें कि प्राथमिक चुनाव अपरिहार्य नहीं होते। अस्पृश्यों के 5 उम्मीदवार जब तक चुनाव में नहीं उतरते तब तक प्राथमिक चुनाव नहीं हो सकते। चुनावों में अंटशंट वर्चा होता और उतने रुपए न होने के कारण अस्पृश्य प्राथमिक चुनाव ही नहीं चाहते। कुल 22 जगहों के लिए प्राथमिक चुनाव हुए। हर सीट के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले। मुंबई में 2 जगहों पर तो अस्पृश्य उम्मीदवार की तुलना में कांग्रेस के उम्मीदवार को नगण्य वोट मिले। भायखला विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,096 वोट मिले। और मुंबई जी और उपनगर विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 12,899 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,088 वोट मिले। मध्य प्रांत के केवल 2 जगहों के ही आंकड़े मैं देता हूँ। नागपुर चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 270 वोट मिले। भंडारा विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 3,187 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 976 वोट मिले। आगरा विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 2,248 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 840 वोट मिले। पंजाब, लुधियाना, फिरोजपुर विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 1900 वोट मिले और कांग्रेस को 500 वोट मिले। डॉक्टर बाबा साहेब बोल रहे थे, तभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दीवान चमनलाल ने बीच में ही उठकर कहा, डॉक्टर अंबेडकर कोरी गप सुना रहे हैं। सुनकर डॉक्टर बाबा साहेब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति की। उस वक्त उन्होंने दीवान चमनलाल से कहा कि जब मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तब बीच में ही उठकर इस प्रकार हल्ला मचाना ठीक नहीं है। सदन में उपस्थित किए गए मुद्दों का जब जवाब दिया जा रहा हो तब शांतिपूर्वक उनको सुना जाना चाहिए। उनकी बात बीच में काटते हुए वे गप हाँक रहे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कान खींचे जाने पर दीवान चमनलाल ने अपना कथन वापस लिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब ने अपना कथन जारी रखा। मद्रास प्रांत के केवल एक ही जगह का आंकड़े मैं देता हूँ। अमलापुरम विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 10,540 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2,383 वोट मिले। प्राथमिक चुनावों से संबंधित आंकड़ों का यह हाल है। इसके आधार पर एक बात सहज ही साबित होती है कि प्राथमिक चुनाव के परिणामों को ही प्रतिनिधित्व की असली कसौटी मानी जानी चाहिए। अब आओ हम अपने साथियों से इस भाषण के खास बिंदुओं पर चर्चा सुने। नमस्कार, आज हम डॉक्टर अंबेडकर के एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक वक्तव्य पर बात कर रहे हैं। ये उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना के बचाव में दिया था। जी, हमारे पास उस भाषण के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों को समझें। कॉलेज क्यों बना, वो माहौल कैसा था, सामाजिक, राजनीतिक, सब कुछ। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। ये उस जमाने में जो अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदाय थे, जी, उनकी शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है और उस पर जो ऊंची जातियां थीं उनका क्या रिएक्शन था, ये उसका आईना है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ बताया भी था कि मुंबई जैसे शहर में भी, सोचिए, मुंबई में भी अस्पृश्य छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के दरवाजे लगभग बंद थे। अच्छा, और इसी से निपटने के लिए फिर उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई और सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया। जी हाँ, केंद्र सरकार से ग्रांट भी मिली, मुंबई यूनिवर्सिटी से मान्यता भी, पर लगता ये बात कुछ लोगों को जमी नहीं। विधानसभा में विरोध हुआ है ना, 26 मार्च 1946 को। हाँ बिल्कुल, काफी विरोध हुआ और इसमें एक मुख्य आवाज थी पंडित गोविंद मालवीय की। उन्होंने कहा कि ये योजना जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पक्षपात है इसमें। अच्छा। अंबेडकर साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सीधे कहा, भाई जो लोग खुद कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वाह, ये तो सीधा हमला था। बिल्कुल। इस कहावत से उन्होंने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। तो
उन्होंने सिर्फ मालवीय जी पर ही निशाना साधा या उनके संस्थान मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, उस पर भी कुछ कहा? हाँ, बीएचयू को भी घेरा। उन्होंने पलटकर पूछा कि क्या बीएचयू खुद जातिवाद से आजाद है। उन्होंने याद दिलाया 1916 में बीएचयू ने एक प्रस्ताव पास किया था। क्या था वो? कि धर्मशास्त्र सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे, चाहे कोई और कितना भी काबिल क्यों ना हो। और अभी हाल में ही उन्होंने बताया एक कायस्थ लड़की को ब्रह्मज्ञान कोर्स में एडमिशन नहीं दिया गया। अरे बाप रे। तो इस तरह उन्होंने मालवीय जी के आष्ट्रवाद के दावे पर ही सवाल उठा दिया, उनके अपने संस्थान का जातिगत रवैया सामने रख दिया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक तरह से नैतिक पलटवार था। ये तो सच में बहुत तीखा और सोचा समझा जवाब था। और वो यही नहीं रुके, दूसरे राष्ट्रवादियों जैसे श्री अय्यंगार, उन पर भी कुछ कहा। हाँ, अय्यंगर जी को उन्होंने मद्रास के हिंदू अखबार की एक खबर याद दिलाई। 12 मार्च की खबर थी। सालेब में ब्राह्मणों की एक सभा हुई थी। अच्छा। और उसमें तय हुआ था कि सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे के लिए अलग कॉलेज और इंडस्ट्री खोली जाएंगी। और पता है उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? सर सीपी रामास्वामी अय्यर। क्या बात है। मतलब एक तरफ राष्ट्रवाद की बातें और दूसरी तरफ खुल के अपनी जाति के लिए अलग संस्थान। और जब अंबेडकर जी ने वंचितों के लिए दरवाजा खोला तो उन पर जातीयांधता का आरोप लगा दिया। ये तो साफ दोहरापन है। बिल्कुल। और अंबेडकर जी ने यह भी जोर देकर कहा कि सिद्धार्थ कॉलेज सबके लिए खुला है, किसी एक जाति के लिए नहीं। आप फैकल्टी देखिए, हिंदू, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर, पारसी, ईसाई, मुसलमान सब थे। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी इसकी अहमियत समझी, तुरंत मान्यता दी और पहले ही साल सारी क्लासेस शुरू करने की इजाजत दे दी। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, असाधारण। आपने कहा कि कॉलेज सबके लिए था, लेकिन फिर भी अंबेडकर जी ने अस्पृश्य छात्रों के लिए कुछ खास सुविधाओं पर जोर दिया, जैसे एडमिशन में प्राथमिकता, वजीफा, हॉस्टल। इसकी क्या खास वजह थी? वजह जमीनी हकीकत थी। देखिए, मुंबई में स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे, पर अस्पृश्य छात्रों को कॉलेजों में दाखिला ही नहीं मिल रहा था। मैट्रिक पास करके भी बेचारे भटकते रहते थे। अच्छा। तो ये खास सुविधाएं बस इसलिए थीं ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिले, जो उन्हें आम हालात में नहीं मिल पा रहा था। ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश थी। समझा। फिर बात राजनीति पर भी आई। विरोधियों ने अंबेडकर जी की चुनावी हार का मजाक भी उड़ाया, उन्हें सूखा पौधा कहा। हाँ, कहा। पर अंबेडकर जी का जवाब था कि ये पतझड़ है, वसंत आएगा। मेरा आंदोलन किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो अमर है। और फिर उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कैसे आरोप? कि कांग्रेस ने आरक्षित सीटें धोखाधड़ी और हिंसा से जीती हैं। उन्होंने उदाहरण दिए, सातारा में वोटरों को रोका गया, धमकाया गया, आगरा में अस्पृश्यों के 50 घर जला दिए गए, नागपुर में हत्याएं हुई। ओह, ये तो बहुत गंभीर आरोप थे। जी। और उन्होंने कहा कि असली जनाधार देखना है तो प्राथमिक चुनाव या सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नतीजे देखो। हाँ, उसका जिक्र था। क्या तर्क दिया उन्होंने? उनका तर्क था कि असली प्रतिनिधि वो है जिसे सिर्फ उसी समुदाय के लोग चुने, बिना किसी बाहरी दबाव के। और उन्होंने आंकड़े दिए कि 22 में से 19 प्राथमिक सीटों पर उनके शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार जीते। 19-22 में से? हाँ। और कांग्रेस उम्मीदवारों से भारी अंतर से जीते। बायखला, नागपुर, आगरा, अमलापुरम, कई जगह के उदाहरण दिए उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि अस्पृश्य जनता असल में किसके साथ है। अच्छा, एक और बात उठी थी। पंडित मालवीय ने कहा था कि हिंदू समाज अस्पृश्यों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर हिंदू समाज इतना ही भला चाहता है तो सदन में अस्पृश्यों पर जो जुल्म होते हैं उन पर आवाज क्यों नहीं उठती? उन्होंने पुराने उदाहरण दिए। 1933 का मंदिर प्रवेश बिल कैसे फेल हुआ। 1916 में माणिकजी दादाभाई के प्रस्ताव का मालवीय जी के पिता ने ही विरोध किया था। 1927 में लॉर्ड बर्नहेट का सुझाव कैसे नजरअंदाज हुआ। मतलब उनका कहना था कि ये हमदर्दी सिर्फ तब दिखती है जब अस्पृश्य अपने राजनीतिक या शैक्षिक अधिकार मांगते हैं। बिल्कुल, ये जो भाईचारे की बातें हैं, ये सिर्फ अधिकार रोकने का एक तरीका है, असलियत में खोखली हैं। हाँ। में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही मजबूत, एक पावरफुल घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पृश्य समाज अब हिंदुओं की दया या दान पर नहीं जिएगा, सरकारी खजाने पर हमारा बराबर का हक है। उन्होंने साफ कहा, हमें ऐसी भीख नहीं चाहिए जो हमें गुलाम बनाए और हमारी नैतिकता खत्म करे। जी। हम अपने न्याय के हक के लिए लड़ रहे हैं और अगर इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
सुनने में ही कितना जबरदस्त लगता है ये। यकीनन डॉक्टर अंबेडकर का ये वक्तव्य सिर्फ एक कॉलेज का बचाव नहीं है, ये शिक्षा के जरिए सामाजिक न्याय और राजनीतिक ताकत हासिल करने की लड़ाई का एक तरह से घोषणा पत्र है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा के मौके और समाज की राजनीति की जो शक्ति संरचनाएं हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ उस जमाने में नहीं, शायद आज भी।